हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू से करते हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे। यह हमारा भाग पहला है और बाल विकास का यानी सीटेट के लिए हम चैप्टर वाइज चैप्टर प्रश्नों को देखेंगे। जैसे जो बाल विकास है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें कौन कौन से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे चैप्टर का नाम होगा वो होगा शिक्षा एवं मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, यानी जो बाल मनोविज्ञान के हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे मुख्य स्थान किसका है। ए ऑप्शन है बालक का, बी ऑप्शन है अध्यापक का, सी ऑप्शन है अभिभावक का, डी ऑप्शन है प्रशासन का। तो इसका ऑप्शन बताइए। तो जो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो बालक का है। किसका है? बालक का। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, यानी जो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। ए ऑप्शन है विषय केंद्रित शिक्षा है, बी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, सी ऑप्शन है कि क्रिया केंद्रित शिक्षा है, डी ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा है। तो शिक्षा का क्षेत्र में यानी मनोविज्ञान का सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है कि यह बाल केंद्रित शिक्षा है। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी बी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऐसे ही आपका तीसरा प्रश्न है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, यानी जो मनोविज्ञान था प्रारंभ में किस विषय का अंग माना जाता था। पहला ऑप्शन है दर्शन शास्त्र का, बी ऑप्शन है नीति शास्त्र का, सी ऑप्शन है तर्क शास्त्र का, डी ऑप्शन है भौतिक शास्त्र यानी भौतिकी का। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? जल्दी से आंसर बताइए। तो जो मनोविज्ञान था प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का अंग था, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऐसे ही आपका चौथा प्रश्न है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, यह कथन है। और यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली डेफिनेशन है। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ का यानी टिचनर का, बी ऑप्शन है बुंट का, सी ऑप्शन है वुडवर्थ का, डी ऑप्शन है मैकडूगल का। तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह जो कथन दिया गया है वह वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ के, यानी बी इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, यानी सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है शिक्षा मनोविज्ञान की। ये ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बी ऑप्शन है बाहिर्दर्शन, सी ऑप्शन है अवलोकन, डी ऑप्शन है प्रयोगीकरण। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो कौन सी है? जल्दी से बताइए। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है वह अंतर्दर्शन है। कौन सी है? अंतर्दर्शन है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा क्या है। ए ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बी ऑप्शन है कि कक्षा की समस्याओं का समाधान यानी क्लासरूम की समस्याओं का समाधान, सी ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा, डी ऑप्शन है वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो एक सीमा है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो एक सीमा है, तो वो है वैयक्तिक भिन्नताओं की समस्या। क्या है? वैयक्तिक भिन्नताओं की समस्या। हमारा डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह सातवां प्रश्न है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, यानी जो प्रयोगात्मक विधि है सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। ए ऑप्शन है जुड़ ने, बी ऑप्शन है राइस एवं कार्नमैन ने, सी ऑप्शन है विलहेम्स वुंट ने, डी ऑप्शन है कोलिंस व ड्रेवर ने। तो जो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम जो प्रस्तावित किया था वह आपका किया था विलियम बुंट ने। किसने? विलियम बुंट ने। और जो प्रस्तावित किया था 1861 में। इन्होंने 1861 में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कब की थी? प्रयोगशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह आपका आठवां प्रश्न है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा
द्वारा किसके द्वारा दी गई है? ए ऑप्शन है स्किनर के, बी ऑप्शन है सी वी गुड के, सी ऑप्शन है जे एम स्टीवन के, डी ऑप्शन है सी एच जुड़ के यानी जुद के। जल्दी से आंसर बताइए। तो शिक्षा यानी शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा जो दी गई है वह आपकी जे एम स्टीवन के द्वारा दी गई है, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपका, क्या शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है? ए ऑप्शन है विशुद्ध विज्ञान है, बी ऑप्शन है व्यवहारिक विज्ञान है, सी ऑप्शन है मानक विज्ञान है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है एक मानक विज्ञान है। क्या है? मानक विज्ञान है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और 10वां देखते हैं कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, समाज शास्त्र में या शिक्षा शास्त्र में? तो प्रारंभ में जो आत्मा का प्रयोग किया जाता था वह आपका दर्शन शास्त्र में प्रयोग किया जाता था। किसमें? दर्शन शास्त्र में प्रयोग किया जाता था, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? ऑप्शन आपके नीचे वाले पेज पर हैं। पहला ऑप्शन है कि कैटेल, गाल्टन, अल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ। तो 1882 ईस्वी में जो लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए जो प्रयोग का निर्माण किया गया था वह आपका अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। 12वां प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके। बी ऑप्शन है कि इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, सी ऑप्शन है इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, और डी ऑप्शन है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह इसकी सहायता से अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके, यानी आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 13वां प्रश्न है आपका कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, यानी जो विकासात्मक मनोविज्ञान है इसमें जीवन का जो अध्ययन किया जाता है गर्भकाल से, जन्म से, जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। जल्दी से आंसर बताइए। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का जो अध्ययन किया जाता है वो जन्म से किया जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 14वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जैसे रिपब्लिक जो किताब है वो किसकी है? जॉन डीवी की है, या एनिमल एंड एजुकेशन पुस्तक है वो दयानंद सरस्वती की है, सी ऑप्शन है द स्कूल एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? प्लेटो की है, डी ऑप्शन है संध्याविद किसकी है? रूसो की है। तो इनका मिलान करना है। जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखो, जो आपकी रिपब्लिक है वह आपकी प्लेटो की है। किसकी है? प्लेटो की, यानी ए का तीसरा। किसमें है? ए का तीसरा इसमें है, ए का तीसरा और किसी में नहीं है, यानी पहला ही आंसर हमारा सही दिख रहा है। जैसे एनिमल एंड एजुकेशन यह रूसो की है। किसकी है? रूसो की। बी का चौथा यही सही है हमारा। और द स्कूल एंड सोसाइटी यह जो पुस्तक है ये जॉन डीवी की है। किसकी है? जॉन डीवी की। सी का पहला सही है। संध्याविद किसकी है? तो यह दयानंद सरस्वती की है। किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। 15वां प्रश्न है कि एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ए ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, बी ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, सी ऑप्शन है मीडिया मनोविज्ञान, डी ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का जो प्रयास किया जाना चाहिए इसका जो संबंध है जल्दी से बताइए। तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह सबसे ज्यादा यूपी टेट में पूछे जाने वाले प्रश्न है
यूपी टेट में यह यूपी टेट यह डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है या किसने कहा है? ये ऑप्शन है बी एन झा, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है डेविस, डी ऑप्शन है वुडवर्थ। तो मनोविज्ञान शिक्षा का जो आधारभूत विज्ञान है, जो आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? स्किनर की परिभाषा है। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और 17वां प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, यानी इस समय के मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है, जो अर्थ है, वो आपका व्यवहार का अध्ययन है। क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। इस समय जो भी मनोविज्ञान आ रहे हैं वो व्यवहार के अध्ययन पर ही कार्य कर रहे हैं। तो व्यवहार का अध्ययन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 18वां प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष है वो कौन सा माना जाता है? ये ऑप्शन है 1947, 1920, 1940 या 1900। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है तो वो 1900 माना जाता है। कितना माना जाता है? 1900 माना जाता है। लेकिन स्टैनले हॉल ने 1889 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। स्टेनले स्टेनले हॉल ने इसकी शुरुआत कर दी थी, इसीलिए 1900 को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 19वां प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? यानी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ए ऑप्शन है मानव व्यवहार का अध्ययन से, बी ऑप्शन है कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन से, सी ऑप्शन है सीखने के तरीकों का अध्ययन से, डी ऑप्शन है संचार माध्यमों का अध्ययन। 19 का आंसर बताइए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है तो वो संचार के माध्यमों से नहीं है। किससे नहीं है? संचार के माध्यमों से नहीं है। मानव व्यवहार के अध्ययन से, मानसिक क्रियाओं के अध्ययन से, सीखने के तरीकों के अध्ययन से, लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ए ऑप्शन है कला, बी ऑप्शन है विज्ञान, सी ऑप्शन है विद्यात्मक विज्ञान, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो कौन सी है? जल्दी से बताइए। तो यह विधात्मक विज्ञान है। विध्यात्मक विज्ञान यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 21वां प्रश्न होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी इनमें से जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये ऑप्शन है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं सृजन करते हैं, बी ऑप्शन है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, सी ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, सी ऑप्शन है बच्चे यानी जो बच्चे होते हैं यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 21 का आंसर बताइए। तो 21 का आंसर जो हो जाएगा ए, यानी बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं सृजन करते हैं। अर्थात बच्चों को सीखने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति क्या होनी चाहिए? आवश्यक होती है, इसीलिए वो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 23वां प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, बी ऑप्शन है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, सी ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, डी ऑप्शन है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। जल्दी से आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं सृजन करते हैं। 24वां प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए ऑप्शन सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी ऑप्शन है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी ऑप्शन है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? जल्दी से आंसर बताइए। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। बी ऑप्शन इसका सही है आंसर। 25वां प्रश्न है आपका कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि
ए ऑप्शन है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। बी ऑप्शन है परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। सी ऑप्शन है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और डी ऑप्शन है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसीलिए प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। आंसर बताइए इसका। तो इसका यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। तो इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यह 26वां प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, यानी जो बाल मनोविज्ञान का विज्ञान है इसका केंद्र बिंदु कौन सा है। ए ऑप्शन है एक अच्छा शिक्षक, बी ऑप्शन है बालक, सी ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया और डी ऑप्शन है विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वह आपका बालक है। क्या है? बालक, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और 27वां प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ए ऑप्शन है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी ऑप्शन है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी ऑप्शन है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और डी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो सर्वोत्तम कथन है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 28वां प्रश्न है और यह लास्टवां प्रश्न होगा कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, यानी जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो कौन सा है। ये ऑप्शन है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, बी ऑप्शन है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, सी ऑप्शन है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, डी ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है ना, जो क्षेत्र है, तो वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।